हेलो स्टूडेंट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था डाइकोट एंड मोनोकोट, रूट एंड स्टेम की एनाटॉमी। उनमें नंबर ऑफ सेल लेयर और उन सेल लेयर के अलग अलग मॉडिफिकेशंस और फंक्शंस हमने पढ़े। ठीक है, पहले डाइकोट रूट की एनाटॉमी, उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाया था। मोनोकोट रूट का आपको लिखना था और टेबल की फॉर्म में डिफरेंस मेंशन करने थे। ठीक है, उसी तरह डाइकोट स्टेम की एनाटॉमी मैंने यहाँ पर बनाई थी, जिसमें मैंने सारी लेयर्स लेबल की, उनके फंक्शंस बताए। मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी का डायग्राम आपको बनाना था और टेबुलर फॉर्म में डाइकोट और मोनोकोट स्टेम की एनाटॉमी में डिफरेंस मेंशन करने थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एनाटॉमी स्टडी करेंगे तीसरे वेजिटेटिव पार्ट की, जो है लीफ। लीफ की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। लीफ में लेयर्स का नंबर, कहाँ पर किस स्ट्रक्चर की प्रेजेंस होती है और वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है, ये सब। और फिर वही मोनोकोट और डाइकोट लीफ की एनाटॉमी के अंदर डिफरेंस स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। लीफ किस तरह से अरेंज होती है, देखिए पहले। ये प्लांट स्टेम है, ये नोड्स और इंटरनोड्स हैं, इन पर डेवलप होती है लीफ। ठीक है, लीफ की अगर हम देखें तो दो सरफेसेस होंगी। मान लीजिए इस तरह से लीफ है, तो एक नीचे वाली सरफेस और एक ऊपर वाली सरफेस। इस सरफेस को जो कि स्टेम की तरफ है, इसको बोलते हैं अबैक्सियल सरफेस, स्टेम की तरफ। और दूसरी जो कि स्टेम के अपोजिट है, ऊपर वाली सरफेस, उसको बोलते हैं एडेक्सियल सरफेस। ठीक है, तो दो सरफेस हो गई, नीचे वाली अबैक्सियल और ऊपर वाली एडेक्सियल सरफेस होती है। अब इस लीफ की एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए हमें इस तरह से काटना है। तो इस लीफ को रिमूव करें और फिर इस तरह से काटेंगे। ऐसे काटेंगे तो ये लीफ आगे से आपको किस तरह से दिखाई देगी, इसकी हमें डिटेल स्टडी करनी है। तो जब आप इस लीफ को इस तरह से काटेंगे, मैं सामने से दिखाऊंगा, तो आपको एनाटॉमी इस तरह से दिखेगी कि ऊपर ये एपिडर्मिस, नीचे भी होगी एपिडर्मिस, क्योंकि किसी भी ऑर्गन की आउटर कवरिंग हमेशा एपिडर्मिस ही होती है। ठीक है, तो ये अपर एपिडर्मिस हो गई, ये लोअर एपिडर्मिस हो गई, ये एडेक्सियल सरफेस हो गई, ये अबैक्सियल सरफेस हो गई। अबैक्सियल सरफेस वो होती है जो कि स्टेम की तरफ होती है, और एडेक्सियल सरफेस वो होती है जो कि स्टेम के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, तो ऊपर वाली एपिडर्मिस और नीचे वाली एपिडर्मिस, और इसके अंदर जो सेल्स की लेयर है वो करेंगे। ओके, तो मैं एक एक चीज यहाँ पर बनाता जाऊंगा और उसके बारे में बताता जाऊंगा। लीफ की एनाटॉमी में ये है अपर एपिडर्मिस, ठीक है, और
ये है लोअर एपिडर्मिस। ओके, अब एपिडर्मिस क्या होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है। तो सिंगल लेयर ऑफ सेल बना रहा हूं यहाँ। ये ऊपर एपिडर्मिस है और नीचे वाली एपिडर्मिस हो जाएगी ये लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों ही एपिडर्मिस पर क्यूटिकल की एक वैक्सी लेयर भी प्रेजेंट होती है। ये ऊपर लेयर बन गई क्यूटिकल की और ये नीचे की तरफ लेयर बन गई क्यूटिकल। ठीक है, अब इसमें देखिए आप, ये मैं सेल्स को थोड़े बाउंड्री अलग से बना देता हूँ ताकि क्लियर हो आपको कि कहाँ से एपिडर्मिस शुरू हो रही है। अपर एपिडर्मिस और ये लोअर एपिडर्मिस दोनों का क्यूटिकल की लेयर बना दी मैंने। अब ये जो पूरा स्पेस है इसमें फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर जो मिडरिंग होगी इसकी वेन्स और वेनलेस होंगी और उनमें वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए वेस्कुलर बंडल्स भी होते हैं। तो मैं पहले वेस्कुलर बंडल के रिंग बना देता हूँ। ये वेस्कुलर बंडल्स की लेयर है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के पैकेज प्रेजेंट हैं। इन वेस्कुलर बंडल्स को छोड़कर जितनी भी सेल्स शरीर के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए अडेप्टेड होती हैं। उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है और उन सेल्स को हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ये सेल्स होती है मीजोफिल सेल्स जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। उन सेल्स की शेप डाइकोट लीफ में दो टाइप की होती है। एक तो इलोंगेटेड सेल जैसे कि ये इलोंगेटेड सेल्स हैं मीजोफिल की, इनको हम बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल।
ठीक है, ये इस तरह से लेयर्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और दूसरी टाइप की होती है राउंडेड सेल्स, जिनके बीच में एयर कैविटीज भी प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। ये है स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, इन मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, 20 से 40 के बीच में हर एक सेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। इसी तरह ये स्पॉन्जी मीजोफिल है, इसके अंदर भी वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अपर एपिडर्मिस ये है, लोअर एपिडर्मिस ये है। तो लोअर एपिडर्मिस में माइक्रोस्कोपिक पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये लोअर एपिडर्मिस है, इस पर पोर्स प्रेजेंट है, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है, और नंबर ऑफ स्टोमेटा इस वाली सरफेस पर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर अपर सरफेस पर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो वाटर का रिमूवल, वाटर का इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाटर की प्रॉब्लम आ जाएगी प्लांट में। इसलिए कोई प्लांट हमेशा लोअर सरफेस पर ही स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये सारे स्पॉन्जी मीजोफिल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं एयर कैविटीज भी हैं, और ये पहले से मीजोफिल है जो लॉन्ग, टॉल और सिलेंड्रिकल सेल है। ठीक है, तो मैं एक एक चीज लेबल कर रहा हूँ। दिस इज क्यूटिकल, दिस इज अपर एपिडर्मिस, दिस इज पैलिसेड मीजोफिल, ये है बंडल सील सेल, जो कि वेस्कुलर बंडल से चारों ओर है। ये है जाइलम और फ्लोएम, जो कि फूड और वाटर कंडक्शन करते हैं। ये है स्पॉन्जी मीजोफिल, जिन राउंडेड सेल्स के बीच में स्पेस भी प्रेजेंट है, एयर कैविटीज भी प्रेजेंट है। ये स्पॉन्जी मीजोफिल।
ये स्टोमेटा से अंदर की तरफ कैविटी है जिसको बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी, एयर स्पेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये है स्टोमेटा। ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर सरफेस को बोलते हैं अबैक्सियल सरफेस और अपर सरफेस एडेक्सियल। तो ये एपिडर्मिस एडेक्सियल एपिडर्मिस हो जाएगी और नीचे वाली एपिडर्मिस अबैक्सियल एपिडर्मिस हो जाएगी। तो इस तरह से लीफ की एनाटॉमी में, डाइकोट लीफ की एनाटॉमी में ये सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एनाटॉमी ऑफ डाइकोट लीफ, ठीक है। फिर से देख लीजिए इस बार अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, क्यूटिकल इस पर भी प्रेजेंट है, इस पर भी प्रेजेंट है। स्टोमेटा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर प्रेजेंट है। पहले मीजोफिल, स्पॉन्जी मीजोफिल, ये बंडल सेल्स फिर इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मीजोफिल सेल्स के अंदर हर मीजोफिल सेल में एवरेज 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये पूरा जो पार्ट है ये मीजोफिल सेल्स का है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलता है। तो ये डाइकोट लीफ की एनाटॉमी कंप्लीट हुई। अब हम मोनोकोट लीफ की एनाटॉमी देखेंगे। इससे पहले मोनोकोट लीफ स्टेम पर अराइव कैसे होती है, उसका ओरिएंटेशन किस तरह का होता है ये जानना जरूरी है। ये ऐसी लीफ है जिसको हम डोर्सिवेंट्रल लीफ बोलते हैं। डोर्सिवेंट्रल लीफ वो होती है जिसकी दो सरफेसेस सनलाइट के रेस्पेक्ट में, डोर्सल और वेंट्रल दो सरफेसेस होती हैं, उसको बोलते हैं डोर्सिवेंट्रल लीफ। हमने एनिमल्स में पढ़ा था, ऊपर वाली डोर्सल सरफेस होती है और नीचे वाली वेंट्रल। तो लीफ इस तरह से अरेंज होती है, तो ये डोर्सल सरफेस होगी और ये वेंट्रल सरफेस, ओके। मोनोकोट लीफ का ओरिएंटेशन डाइकोट लीफ की कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। कैसे देखें, आप शुगर केन का प्लांट इमेजिन करें या बाजरे का प्लांट इमेजिन करें जिसके अंदर नोड्स पर लीफ का अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो वहां पर तो लीफ यू अरेंज की डोर्सिवेंट्रल, ये इस तरह से अरेंज है कि सनलाइट इस सरफेस पे भी गिरती है और इस सरफेस पे भी, दोनों पर इक्वली गिरती है। अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है सनलाइट का तो सबसे मेन बात तो ये होगी कि स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी दोनों सरफेस पर इक्वली होगा। एडेक्सियल पर कम और एबैक्सियल पर ज़्यादा इस तरह का अरेंजमेंट वहाँ नहीं होगा। तो इस तरह की लीफ को हम बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ, इसको बोलते हैं आइसो बाइलेटरल लीफ, ठीक है। जिसको यहाँ के अंदर इस तरह से कट करें तो उसकी थिकनेस कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर मैं मोनोकोट की लीफ को समझाऊंगा आपको, ठीक है। ये समझ गया आप सारे पार्ट, उनकी फंक्शन, स्टोमेटा की फंक्शन आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो जब हम मोनोकोट की डायग्राम बनाएंगे लगभग सेम डायग्राम होगा। जो डिफरेंसेस हैं वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ तुम्हें कि क्या क्या होते हैं। डाइकोट लीफ
डोर्सिवेंट्रल होती है, जबकि मोनोकोट के लिए आइसो बाइलेटरल होती है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया। इसमें तो डोर्सल और वेंट्रल सरफेस है और इसमें सरफेस एक्सपोज हैं इक्वल। ठीक है, दो टाइप की मेसोफिल सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। एक होती है पहली फेज जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल टॉल सेल्स होती हैं, और दूसरी होती है स्पॉन्जी जो राउंडेड होती है, इनके बीच एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पर मेसोफिल सेल्स एक ही टाइप की होती हैं, अलग अलग टाइप से डिफरेंशिएट नहीं करती हैं, एक ही टाइप की होती हैं। तो एक ये डिफरेंस हो गया। यहाँ पर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि जो लोअर सरफेस होती है अबैक्सियल, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। एडेक्सियल सरफेस जो अपर सरफेस है उस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होते हैं। जबकि यहाँ पर स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होता है, क्योंकि लीफ की दोनों ही सरफेस सनलाइट के लिए इक्वली एक्सपोज्ड है, इसलिए रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इक्वल है दोनों सरफेस से। वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड बंडल्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं डाइकोट लीफ में। और यहाँ पर स्पेशल सेल्स होती है बलिफॉर्म सेल्स, जो कि मोनोकोट लीफ की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इन सेल्स का फंक्शन लीफ को एक्सपेंड करना और बंद करने का होता है। मतलब जब सनलाइट ज़्यादा हो तो बंद हो जाती है लीफ, क्योंकि बलिफॉर्म सेल्स वाटर को लूज कर देती हैं और कॉन्ट्रैक्ट करती है लीफ। जबकि सनलाइट कम हो, कंप्लीटली एक्सपोज लीफ हो, तब बलिफॉर्म सेल्स उसको वाइट करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया मोनोकोट और डाइकोट की लीफ में। डाइकोट की लीफ का एनाटॉमी का डायग्राम मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। इन डिफरेंसेस को छोड़कर सारी चीज़ें कॉमन होगी मोनोकोट या डाइकोट लीफ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनाटॉमी में रूट, स्टेम और लीफ तीनों की एनाटॉमी कंप्लीट होती है। इस चैप्टर के अंदर हम तीन अलग अलग पार्ट में चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हमने टिश्यूज का क्लासिफिकेशन पढ़ा, दो बेसिस पढ़े, एक तो डिविजन कैपेसिटी ऑफ द सेल्स के बेसिस पर पढ़ा था और दूसरा लोकेशन इन प्लांट बॉडी के बेसिस पर। उसके बाद सेकेंड हाफ में हमने स्टार्ट किया था एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ। तो तीनों की एनाटॉमी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, कंपैरिजन की टेबल और दूसरा डायग्राम ये आपको बनाना है। अब हम तीसरे पार्ट में आ रहे हैं इस चैप्टर के में, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है,
सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? हमने जब टिश्यूज का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो आप याद करें, मैंने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भी दो टाइप बताए थे। मेरिस्टेम्स में फिर से एक बार यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। मेरिस्टेम्स वर ऑफ टू टाइप, प्राइमरी मेरिस्टेम, ऐसे मेरिस्टेम जो कि प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेंगे, और सेकेंडरी मेरिस्टेम, ऐसे मेरिस्टेम जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करें। मतलब अब जो हम पढ़ेंगे इन मेरिस्टेम का रोल पढ़ेंगे, ठीक है। प्राइमरी में हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा एपिकल मेरिस्टेम, जिसमें रूट एपिकल मेरिस्टेम हो तो रूट की टिप पर प्रेजेंट था, शूट एपिकल मेरिस्टेम हो तो शूट की टिप पर प्रेजेंट था, और दूसरा जो टाइप था मेरिस्टेम का वो था इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ऐसा मेरिस्टेम जो कि मैच्योर्ड रीजन्स के बीच में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन न्यू लीफ या ब्रांचेस को जनरेट करने में होता है। ये सब प्राइमरी मेरिस्टेम है जो कि प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ करवा रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम को। सेकेंडरी मेरिस्टेम में तीन मेन चीजें, मतलब दो अलग अलग टाइप की कैम्बियम होती है। तो कैम्बियम की सेकेंडरी मेरिस्टेम में याद करते हैं। एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम, और दूसरी होती है कोर्स कैम्बियम। तो कैम्बियम दो टाइप की हो गई। वेस्कुलर बंडल्स के बीच जो कैम्बियम प्रेजेंट होगी, मैंने बताया था ओपन वाले वेस्कुलर बंडल्स के बीच कैम्बियम होती है, वो तो होगी वेस्कुलर कैम्बियम। और कोर्स का मतलब कोर्टेक्स, एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मैंने सेल्स की लेयर बनाई थी, उसमें कोई कैम्बियम अगर बनेगी तो वो होगी कोर्स कैम्बियम। कैम्बियम मतलब डिवाइडिंग सेल रखेगी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगी, नई नई सेल्स बनाने के कारण उस स्टेम या रूट की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वो वुडी हार्ड टफ होता जाएगा, ठीक है। तो सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकोट के प्लांट्स में होगी और जिम्नोस्पर्म प्लांट में होगी। एंजियोस्पर्म में डाइकोट और जिम्नोस्पर्म प्लांट इनके अंदर होती है। ये कैम्बियम दो टाइप की होती है। इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम मतलब जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है वो, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम जो कि दो जाइलम पैच, एक जाइलम पैच जाइलम और फ्लोएम का पैच ये है, दूसरा ये है, तो इनके बीच में जो रिंग बने वो होती है इंटर, दो के बीच, और कैम्बियम यही होती है। तो मैं यहाँ पर रफली एक डायग्राम में इनकी लोकेशन दिखा देता हूँ, फिर इनको हम अलग अलग से स्टडी करेंगे कि ये कैसे सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए आप, ये एक डाइकोट स्टेम है, इसको इस तरह से अगर कट करेंगे तो आपको राउंड एक स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये आउटमोस्ट कवरिंग किसी भी पार्ट की एपिडर्मिस की होती है। ये है एंडोडर्मिस, बीच में कोर्टेक्स का रीजन था। इस एंडोडर्मिस के अंदर
वैस्कुलर बंडल्स इस तरह से प्रेजेंट हैं, ठीक है। इन वैस्कुलर बंडल्स में ये कैम्बियम है, मतलब ये जाइलम है अंदर की तरफ, ये फ्लोएम है, और इन दोनों के बीच ये इंट्रावेस्कुलर कैल्शियम, ये वाली कैल्शियम चीज प्रेजेंट है, ठीक है। फ्यूचर में जब ये यहाँ पर मिले तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, ये सब इंट्रावेस्कुलर कैल्शियम है। जब सेकेंडरी ग्रोथ किसी प्लांट के पार्ट में यानी कि रूट या स्टेम में होगी, तब इस कंजक्टिव टिश्यू में भी कैल्शियम पूरी बनेगी रिंग को पूरा करने के लिए, राउंड स्ट्रक्चर को पूरा करने के लिए। तो अब ये पूरी रिंग जो बन गई, इसको वैस्कुलर कैल्शियम बोलते हैं। इन दोनों के बीच जो कैल्शियम थी वो इंट्रावेस्कुलर कैल्शियम, और जो पैसेज में ये डॉट डॉट बनाई हुई ये है इंटरवेस्कुलर कैल्शियम। इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं वैस्कुलर कैल्शियम। ये पूरी जो रिंग बन गई ना, ये वैस्कुलर कैल्शियम है। एक तो ये होती है जो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करेगी। कहाँ प्रेजेंट है? जाइलम फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है, एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट है। दिस इज एपिडर्मिस, this is cortex and this is endodermis, ठीक है। अब कोर्टेक्स और एंडोडर्मिस, जो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच ये कोर्टेक्स है, यहाँ पर फ्यूचर में बनेगी कोर्ट कैल्शियम, ये वाली, ये भी थिकनेस को इंक्रीज करती है। समझे आप लोग? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा लेयर के बारे में, लेकिन मैं बाहर से अंदर की तरफ बता रहा हूँ। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर है कोर्टेक्स, फिर है कोर कैल्शियम जो फ्यूचर में बनेगी, फिर है एंडोडर्मिस, फिर है फ्लोएम, फिर है वैस्कुलर कैल्शियम जो कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है, फिर है जाइलम, और सबसे सेंटर में होती है फिर, ठीक है। तो बस आप मेन फोकस रखेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम एक तो ये वैस्कुलर कैल्शियम किस तरह से नई सेल्स बनाई, और एक ये कोर कैल्शियम किस तरह से नई सेल्स बनाई। बाकी चीजें तो हमने पहले पढ़ ली, क्योंकि वो हैं, मेन फोकस हम इन्हीं पर करें, ठीक है। तो क्या होती है सेकेंडरी ग्रोथ? डेफिनेशन क्या होगी? The process of increasing girth or thickness of the stem due to activity of vascular and core कैल्शियम is called secondary growth. वैस्कुलर कैल्शियम दो से बन गया, इंटर और इंट्रावेस्कुलर से, और कोर कैल्शियम बन गया कोर्टेक्स वाले रीजन से। तो यहाँ पर हम एक एक की बात करेंगे। पहले तो वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम, तो इस वैस्कुलर कैम्बियम के अंदर किस तरह से ये रिंग पूरी होगी, पहले ये समझे आप। सिर्फ एंडोडर्मिस के अंदर वाला पार्ट में बना रहा हूँ, ये है एंडोडर्मिस, ये वैस्कुलर बंडल के पैसेज हैं,
ये ओपन वेस्कुलर बंडल है क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट है। ये जो कैम्बियम है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये अब नहीं बनी, ये तो पहले ही बन चुकी थी जब वेस्कुलर बंडल का फॉर्मेशन हुआ था तभी। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है कैम्बियम का पूरे रिंग में से ये वाले पार्ट जिनका ओरिजिन प्राइमरी है, मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पर ही बन गए थे। इनका वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। प्राइमरी इन ओरिजिन में इनकी जो फॉर्मेशन है वो प्राइमरी है क्योंकि ये प्राइमरी ग्रोथ के टाइम में बन गए थे। और फिर जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होगी उससे जस्ट पहले ये जो कंजस्टिव टिश्यू था उसमें ये रिंग का फॉर्मेशन करने के लिए बनेगी इंटरवेस्कुलर कैम्बियम। ये सेकेंडरी इन ओरिजिन है, क्यों? क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर भी बनती है, उससे पहले ये प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन मिलकर इन दोनों ने अब बना दिया है क्या? वेस्कुलर कैम्बियम। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम इस तरह की रिंग बन गई है जिसमें सेल्स में डिवीजन होगी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। नई नई सेल्स बाहर की जाएंगी, नई नई सेल्स अंदर की जाएंगी, इस रिंग में एक्टिविटी होगी, सेल डिवीजन कंटिन्यूस चलेगा, ओके। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज ये लोकेशन समझने की है। तो आप अगर लोकेशन कंप्लीटली समझ चुके हैं तो अब आपको सेकेंडरी ग्रोथ समझने में आसानी होगी। अगर यही कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप इसको फिर से रिवाइंड करके देख लो कहाँ पर कौन सी लेयर बन रही है, क्योंकि अगर इसमें ही कंफ्यूजन रह गया तो फिर प्रॉब्लम होगी सेकेंडरी ग्रोथ को समझने के लिए। ये मैंने एंडोडर्मिस और उसके अंदर वाला पार्ट बनाया है। कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस इस डायग्राम में मैंने इंक्लूड नहीं की और यहाँ पर ये एक पूरी वेस्कुलर कैम्बियम बन चुकी है। ठीक है, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, फ्लोएम जाइलम, ये इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम, ये इंटरवेस्कुलर कैम्बियम, इन दोनों को मिलाकर जो पूरी रिंग बनी है ये हो गई वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। तो अब वेस्कुलर कैम्बियम किस तरह से एक्टिविटी करेगा, किस तरह से स्टेम की थिकनेस को बढ़ाएगा, किस तरह नई सेल्स ऐड होंगी, और ये जो पहले के बने हुए फ्लोएम होता है, फ्लोएम को बाहर की तरफ पुश होगा क्योंकि ये डिवाइड करके बाहर सेल बनाएंगे, और जाइलम अंदर की तरफ पुश होगा। फ्लोएम एपिडर्मिस की तरफ या एंडोडर्मिस या कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा और जाइलम पिच की तरफ जाएगा, सेंटर में जाएगा। जितनी नई नई सेल बनेगी बाहर की तरफ वाइड होता जाएगा और अंदर की तरफ जो सेल है वो क्रश होता जाएगा और डार्क ब्राउन कलर का फॉर्मेशन कर लेगा। इसलिए आप किसी डाइकोट सेल के अंदर कटे हुए को आप देखते हैं तो सेंटर में डार्क ब्राउन कलर का ये जाइलम ही है जो कि सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान क्रश हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी ग्रोथ को डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है,
यहाँ तक का कंप्लीट हो गया है, नोट्स में सेंड करूँगा वो बनाने का, और फिर हम एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम और एक्टिविटी ऑफ कोर कैम्बियम को डिटेल में पढ़ेंगे, कुछ वुड के टाइप पढ़ेंगे, तब ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये बहुत मेन चीज़ है, इसको आप अच्छे से देखेंगे कहाँ कौन सी लेयर आ रही है ताकि आगे की वीडियो में आपको समझ आए। ठीक है, थैंक यू।